जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के अफसरों को 100 डेज चैलेंज मिला गया है, जहां मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आईएएस अधिकारियों को टास्क सौंपा है। 100 दिन में सरकारी योजनाएं बनाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों को मिशन 100 डे मिला है, जहां 100 दिनों में अधिकारियों को प्रदेश सरकार के लिए योजनाएं बनानी होंगी। चुनावी वायदों को पूरा करने वाली योजनाएं जनता के बीच लानी होगी और इसके लिए अफसर जरूरतमंदों की जानकारी, फंड की व्यवस्था, योजनाओं का मुख्य फायदा किन लोगों को मिलेगा, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंपेंगे। इस मामले को लेकर एक बैठक खुद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने ली, जहां रायपुर के चिप्स कार्यालय में हुई इस बैठक में राज्य शासन के विभागों के प्रमुख सचिव पहुंचे हुए थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य शासन के 100 दिन में किए जा सकने वाले कार्यों को तय कर समय सीमा में काम हो, ये सुनिश्चित कर लिया जाए। रायपुर ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां क्रेन से लेकर के लगातार उठाने की कार्यवाही, जो वाहन जो खड़ी थी नेशनल हाईवे पर, इनको उठाया गया, जहां 72 ऑटो और ई रिक्शा पर 57,000 का जुर्माना लगाया गया। सड़क पर बने गैरेज पर भी कार्यवाही की गई है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में है, जहां नेशनल हाईवे के किनारे सर्विस लेन पर कबाड़ गाड़ियों को गैरेज की तरह खड़ी करने वाली पुलिस सख्ती बरत रही है। जहां बीते दिन ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर रायपुर के कई अलग अलग इलाके में सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठवा लिया और इस दौरान सड़क पर कब्जा जमाए गैरेज मालिकों ने इसका विरोध भी किया। वहीं ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर भी 57,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। इस कार्यवाही की शुरुआत रिंग रोड 1 में संतोषी नगर से की गई, जहां भाटागांव ब्रिज के सर्विस रोड के किनारे गैरेज मालिकों ने बिजली खंभों की आड़ में खराब गाड़ियों की पार्किंग कर दी थी और इसके अलावा अपनी दुकान में आने वाले ग्राहकों की भी गाड़ियों को सर्विस लेन में खड़ा कर दिया जाता था। साथ ही दुकानों के सामने ठेलों से भी सस्ता लगातार रास्ता जाम किया जा रहा था। ऐसे में रायपुर नगर निगम की टीम ने सर्विस रोड के किनारे खड़े रखे गए तकरीबन 18 छोटी बड़ी कबाड़ गाड़ियों को, एक ट्रक की बॉडी को क्रेन से उठवा लिया। साथ ही 10 ठेला को भी जब्त कर लिया गया है। हाईवे में सर्विस रोड के किनारे अवैध पार्किंग पर खड़े 14 गाड़ियों पर भी नो पार्किंग मोड में एक्शन लिया गया। कांग्रेस चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसमें इन्होंने पूछा कि क्या किसानों को 3100 रुपए नहीं मिलेगा। फिर सरकार ने बताया कि किस रेट पर आखिर किसानों को भुगतान होगा। दरअसल किसानों का क्या सरकार इस बार धान बेचने पर 3100 रुपए देगी, ये सवाल लगातार कांग्रेस उठा रही है। बीते दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम चिट्ठी लिखकर इस मामले पर निर्देश देने की मांग की। दीपक बैज की ओर से भेजी गई चिट्ठी में दावा किया गया था कि इस सत्र में जो भी किसान धान बेच रहे हैं उन्हें भाजपा के वायदे के मुताबिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल तत्काल घोषित करने और खरीदी केंद्रों में ही एक मुश्त भुगतान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में धान की खरीदी की प्रक्रिया पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से शुरू है। किसान धान खरीदी केंद्रों में अपना धान बेचने पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों में दुविधा की स्थिति है। वहीं बैज ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में किसानों से वादा किया है कि वह धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल देगी। इसका एक मुश्त भुगतान धान बेचने के तुरंत बाद खरीदी केंद्रों की ग्राम पंचायतों में ही अलग अलग काउंटर बनाकर किया जाए, मगर ये नहीं हो रहा है। बैज ने चिट्ठी में आगे लिखा कि इस संबंध में शासन की तरफ से कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है और न ही कोई निर्देश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसान काफी चिंतित है, उनको 3100 रुपए की कीमत कैसे और कब मिलेगी, इसको लेकर फिलहाल इन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। हसदेव क्षेत्र में कोल ब्लॉक के लिए हजारों पेड़ अब काटे जा चुके हैं। विरोध कर रहे ग्रामीणों को टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत ने यहां समर्थन दिया था। हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक के लिए जंगल की कटाई के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों का पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस ने समर्थन किया। हरिहरपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित वरिष्ठ पदाधिकारी प्रभावित ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे। कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई शुक्रवार के भी बीते दिन भी जारी रही, जहाँ कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई
आखिरकार थम गई। जहां पर बात करें तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पत्र के माध्यम से ग्रामीणों का समर्थन किया था, वहीं अब पेड़ों की कटाई पूर्णतः संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा बात करें तो सरगुजा जिले के उदयपुर में PKEB कोल ब्लॉक के लिए बीते गुरुवार से ही जो है पेड़ों की कटाई चालू की गई थी और इसके लिए प्रशासन ने सालही, हरिहरपुर, पेंड्रीमार इलाके में फोर्सेस तैनात कर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। वहीं पुलिस घेराबंदी कर चकमा देकर के जो है कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता, महापौर डॉक्टर अजय तिर्की की अगुवाई में धरने पर बैठे ग्रामीणों के बीच पहुंचे। जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव का संदेश ग्रामीणों से साझा किया। दो पक्षों के बीच सरेराह जम करके लात और घूसे चले, जिस पर पुलिस ने बदमाशों का पूरे शहर में जुलूस निकाल दिया। न्यायधानी बिलासपुर में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच हुए मारपीट को लेकर के कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सभी आरोपी शहर के ही रहने वाले हैं। सोशल मीडिया में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद SP के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया और शहर में घुमाते हुए न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शिव टाकीज के पास जो है शुक्रवार की शाम को बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद बड़े भी इसमें शामिल हो गए और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लात घूसे और डंडे से वार कर उन्हें घायल कर दिया और मौके पर फरार हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो वायरल होने के बाद SP संतोष कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता से ली और साथ ही तत्काल आरोपियों को पकड़ने कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई। राजीव भवन में बैठक संपन्न हुई, जहां समीक्षा बैठक में कांग्रेस के हार का गुस्सा फूट पड़ा, जहां कांग्रेसियों ने विधायकों को टिकट नहीं देने की बात पर सरकार नहीं बनने की बात कही। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठकों में कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों का गुबार फूट पड़ा। सभी 4 बैठकों में लगभग एक सा नजारा रहा, लेकिन पूर्व विधायकों और जिला तथा मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक में माहौल ज्यादा गर्म नजर आया। PCC चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई बैठक में टिकट काटे जाने से नाराज विधायकों ने कहा कि AICC के सर्वे के बिना ही उनके टिकट काट दिए गए। इसका नतीजा ये रहा कि 16 नए प्रत्याशी चुनाव हार गए। यदि टिकट नहीं काटी जाती तो सरकार में दोबारा वापसी निश्चित थी। रेखचंद जैन ने कहा कि टिकट काटने का मलाल नहीं है, लोकसभा में मजबूती से काम करेंगे। शिशुपाल सोरी ने कहा कि एक दूसरे के गिले शिकवे भूलकर सभी लोकसभा के लिए आगे बढ़ने के निर्देश मिले हैं। सोरी ने कहा कि हर कार्यकर्ता चाहता है कि लोकसभा की टिकट मिले। बैठक में कार्यकर्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नए लोगों को टिकट दिया जाएगा, तभी वे काम करेंगे। इसके अलावा प्रभारी जो PCC दीपक बैज है, इन्होंने कहा कि पार्टी में हर तरह की बातें होती है, प्रभारी जिले और विधानसभा स्तर जाकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बिलासपुर शहर में देश भर के 700 खिलाड़ी यहां पर जुटने वाले हैं, जो कि स्पोर्ट्स जो है होने वाले हैं। दरअसल बिलासपुर में बेसबॉल की 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 5 जनवरी तक स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बेहतरी में किया जाएगा और ये प्रतियोगिता 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होगी। प्रतियोगिता में देश भर के 700 खिलाड़ी एकत्रित होने वाले हैं और प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए संभागायुक्त KD कुंजाम की अध्यक्षता में संभागायुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कमिश्नर कुंजाम ने प्रतियोगिता का आयोजन सुचारू रूप से करने का निर्देश जारी किया। उन्होंने अफसरों को सौंपे गए दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करने को कहा। खिलाड़ियों की सुरक्षा सुविधा का पूरा ध्यान रखने को कहा गया है। प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ियों के आवास स्थलों में सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए पुलिस अधीक्षकों, खिलाड़ियों के लिए कैप्टी, कैप शर्ट, इसके अलावा टी-शर्ट, ट्रैक सूट इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए NTPC सीपत के कार्यकारी निदेशक को निर्देश कर दिया गया है। मेडल, पदक, ट्रॉफी, पुरस्कारों एवं स्मृति चिन्हों की व्यवस्था के लिए भी SCCL के सह प्रबंधक को निर्देश दे दिया गया है। लखनलाल देवांगन कोरबा में मंच टूटने से गिर पड़े, जहां कोरबा में विधायक संघ खड़े होने की यहां पर जो है होड़ मची हुई थी। लड्डुओं से तौलते वक्त ये हादसा हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट में एक दिन पहले ही मंत्री बने लखनलाल देवांगन शनिवार को मंच टूटने की वजह से गिर पड़े। बताया जा रहा है कि कोरबा में उन्हें लड्डुओं से तौला जा रहा था और इसी दौरान लखनलाल माइक थामे नारे लगाते रहे, तभी ये मंच टूट पड़ा और देवांगन सहित कई नेता गिर पड़े। दरअसल मंत्री
बनाए जाने के बाद लखनलाल देवांगन अपने गृह जिले कोरबा में स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां टीपी नगर में हो रहे इस कार्यक्रम में मंत्री के स्वागत के लिए जो है जो लोगों का हुजूम था यहाँ पर उमड़ पड़ा था, जहां पर लखनलाल देवांगन अपना कार्यालय खोल रखा था। मंच पर लखनलाल देवांगन का स्थानीय नेताओं और लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मंच पर ही उन्हें लड्डुओं से तौला जा रहा था और इसी दौरान बड़ी संख्या में नेता मंच पर चढ़ गए और एक साथ इतने लोगों के चढ़ने की वजह से मंच टूट पड़ा और लखनलाल सहित सभी नेता यहां मंच के साथ ही गिर पड़े। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दोनों नेता कांग्रेस की नेशनल टीम का हिस्सा बना दी गई है, जहां लोकसभा चुनाव में इनका अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जाने के बाद दिग्गज नेताओं का क्या होगा, ये चर्चा हर जगह हो रही है। कांग्रेस आला कमान ने हाल ही में कुछ ऐसे आदेश जारी किए हैं जिससे ये इशारा मिलता है कि इनके अनुभव का इस्तेमाल आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी करने जा रही है। हालिया जारी आदेशों में पार्टी ने सिंहदेव और बघेल को जिम्मेदारी सौंपी है। शुक्रवार को जारी किए गए ताजा आदेश में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने राष्ट्रीय घोषणा पत्र समिति का संयोजक नियुक्त किया है। सिंहदेव सीधे तौर पर उस प्लानिंग का हिस्सा होंगे जिसमें कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। इसके पहले एक और आदेश जारी किया गया था जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पार्टी ने अपनी नेशनल टीम में शामिल किया था। उन्हें राष्ट्रीय गठबंधन समिति का सदस्य बनाया है। इस समिति में भूपेश के अलावा राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और मुकुल वासनिक भी शामिल हैं। बीएसपी की टीम ने अवैध कब्जे पर बड़ी कार्यवाही की है। कब्जाधारी पर सील तोड़ करके फिर सामान रखने का आरोप लगाया गया और कहा यह गैर कानूनी कृत्य है। भिलाई स्टील प्लांट के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम ने बीते दिन शास्त्री नगर कैंप में 1 से 30 साल पुराने कब्जा को मुक्त कराने पहुंची। बीएसपी की टीम ने घर से सारा सामान निकालकर सड़क पर रख दिया और घर को सील कर दिया। इसके बाद कब्जाधारी ने इस कार्यवाही को गलत और द्वेषपूर्ण बताते हुए सील को तोड़कर वापस यहां सामान रख दिया। वहीं बीएसपी के अधिकारियों का कहना है कि सील तोड़कर सामान रखना गैर कानूनी कृत्य है। वो इसके खिलाफ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। कार्यवाही करने पहुंचे बीएसपी के अधिकारियों ने बताया कि शास्त्री नगर कैंप 1 में नेशनल हाईवे से लगे बीएसपी की जमीन पर पिछले 30 सालों से बेजा कब्जा हुआ पड़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। राज्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास, प्रगति और जनहित से जुड़ी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सेवा, सुशासन और जन कल्याण और विकास के लिए एक नए आयाम को स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री को मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की ओर से लिए गए त्वरित निर्णय और पहल की जानकारी दी। वहीं उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार गठित होते ही पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। राज्य के किसानों से किए गए वादे के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर 2023 से ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए की दर से खरीदने का निर्णय कर लिया है। और अब खबर अमलेश नागेश को लेकर, जहां डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 में नजर आने वाले हैं अमलेश नागेश। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना पसंद नहीं, खुद की स्क्रिप्ट पर काम करना पसंद करता हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ के फेमस यूट्यूबर से फिल्म स्टार बने अमलेश नागेश जल्द ही एक नई फिल्म में नजर आने वाले हैं। भारती वर्मा के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म, जो कि डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 है, इसमें वे लीड रोल में दिखने वाले हैं। इसके पहले मूवी के पार्ट 1 में सपोर्टिंग रोल में दिखे थे और इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस दीक्षा जायसवाल नजर आएंगी। अमलेश नागेश ने अपने आने वाले फिल्म को लेकर कहा कि ज़्यादातर मैं कॉमेडी फिल्म ही करना चाहूँगा ताकि आज के तनाव भरे समय में जनता को हंसा पाऊँ। अगर इतना हो गया तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वीर बाल दिवस के आयोजन पर इंडोर स्टेडियम में कवि सम्मेलन आयोजित होगा। 26 दिसंबर को रायपुर में कुमार विश्वास साहिबजादों की कविताओं से श्रद्धांजलि देने आने वाले हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के शहादत दिवस पर जो है बात करें राजधानी रायपुर में, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। साहिबजादों के शहादत दिवस के दिन शहर के इंडोर स्टेडियम में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, पद्मश्री
डॉक्टर सुरेंद्र दुबे समेत देश के अन्य कवि अपनी कविताओं के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और ये कार्यक्रम संस्कृति विभाग के सामाजिक चेतना मंच और सिवासा फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जा रहा है। एनआईए की टीम ने 19 नक्सलियों पर 50 लाख रुपए का इनाम जारी किया है। छत्तीसगढ़ में हुए झीरम घाटी हत्याकांड पर तलाश अभी भी जारी है, पर नंबाला और हिड़मा का नाम इसमें नहीं है। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड के वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी की है। इसमें 19 नक्सलियों पर 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा का इनाम घोषित किया गया है। ये एनआईए की दूसरी लिस्ट है। इसके पहले एनआईए पे 21 वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी की गई थी। दरअसल झीरम में 25 मई 2023 को हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं सहित कुल 32 लोग शहीद हो गए थे। इस मामले में जांच एनआईए को सौंपी गई थी, जिसे पूरा कर लिया गया है और अब एनआईए की लिस्ट में शामिल सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रहने वाले हैं, जो कि लिस्ट में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और इन पर तकरीबन 50 लाख रुपए का जुर्माना, यानी अगर किसी इनको पता बताते हैं तो इनको 50 लाख रुपए का इनाम इन पर रखा गया है।